हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जेट और आईसीआर की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो केंद्रक है, इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं में की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं में की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसकी खोज। और खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं में की। ठीक है, दूसरी बात, जो केंद्रक है, केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैरियोलॉजी। यानी कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो, आपको इस केंद्रक में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है, एक तो आपको ऐसी कोशिकाओं का ध्यान रखना है जिनमें केंद्रक नहीं होता, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक तो वो सेल आपको ध्यान में रखना। दूसरी, वो सेल आपको ध्यान रखनी है जिनमें दो केंद्रक होते हैं, जिनमें दो केंद्रक होते हैं। और एक आपको वो कोशिकाएं ध्यान रखनी है जिनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ठीक है, दो केंद्रक, इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। बाई न्यूक्लिएटेड। और बहुकेंद्रक, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में ये तीन प्रकार की कोशिकाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक, जिनमें केंद्रक नहीं होता, जिनमें दो केंद्रक होते हैं, और एक जिनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। सामान्यतया क्या होता है कि जो एक सेल होती है, एक सेल में एक ही केंद्रक पाया जाता है। मुख्यतया एक सेल में एक केंद्रक होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दो केंद्रक किसमें मिलेंगे, बहुकेंद्रक किसमें मिलेंगे, और केंद्रक अनुपस्थित किसमें होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अनुपस्थित किसमें होगा? तो सबसे पहले आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोट सेल्स में क्या होगा? केंद्रक अनुपस्थित होगा। इसके अलावा कौन सी यूकेरियोट सेल है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता? तो आपको ध्यान रखना है स्तनधारियों की, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। एक आपको ध्यान रखना है पादपों की चालनी नलिकाएं, पादपों की चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक अनुपस्थित होता। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की कोशिकाएं आपको ध्यान रखनी है
जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट सेल्स, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी और पादपों की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब इसके बाद ऐसी कोशिकाएं ध्यान रखनी है जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो दो केंद्रक पाए जाते हैं, दो केंद्रक वाली स्थिति डाइकैरियोटिक कहलाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक। ठीक है। और ये डाइकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं? तो आप एग्जांपल ध्यान रखना, पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। तो बाइन्यूक्लिएटेड या दो केंद्रक किसमें मिलेंगे? पैरामीशियम। ठीक है। अब बहुकेंद्रक यानी जिसमें दो से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। उनको उदाहरण आपके ध्यान रखना है। एक तो एस्केरिस, एस्केरिस और एक कंकाल कोशिका। मानव की जो कंकाल कोशिकाएं होती हैं, कंकाल कोशिकाओं में भी दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रक में आपको ये तीन प्रकार की कोशिकाएं पता होनी चाहिए। ठीक है। दो केंद्रक किसमें मिलेंगे? पैरामीशियम में। और बहुकेंद्रक किसमें मिलेंगे? एस्केरिस और कंकाल कोशिका। क्लियर बात? अब आगे भी हाँ, पहले ये देखते हैं अपन बहुकेंद्रक। बहुकेंद्रक या मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो बहुकेंद्रक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक। ठीक है। और एक है सिनसाइटिकम, सिनसाइटिकम। सिनोसाइटिक और सिनसाइटिकम दोनों ही बहुकेंद्रकीय अवस्थाएं होती। सिनोसाइटिक और सिनसाइटिकम दोनों ही क्या है? बहुकेंद्रकीय अवस्थाएं होती हैं। अब अपन को ये देखना है कि जो सिनोसाइटिक बहुकेंद्रक है ये कैसे बनते हैं और सिनसाइटिकम बहुकेंद्रक कैसे बनते हैं। ठीक है। तो देखो, कई बार क्या होता है, केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है। मतलब जैसे ये सेल है, इसमें ये केंद्रक है, विभाजन केवल किसमें होगा? केंद्रक में। कोशिका दल में विभाजित नहीं होता है, विभाजन केवल किसमें होगा? केंद्रक में। तो एक सेल में बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। इस प्रकार की अवस्था को क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक। ठीक है। तो सिनोसाइटिक का मतलब क्या हुआ कि केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, यानी केवल विभाजन किसमें होंगे? केंद्रक में। कोशिका दल में विभाजित नहीं होता है। तो एक सेल में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण याद रखना आपको, एक तो कवक या फंजाई, और एक उदाहरण आपको याद रखना है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। भ्रूणपोष और कवकों
सिनोसाइटिक, यानी इनमें केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो जो सिनोसाइटिक अवस्था है, सिनोसाइटिक अवस्था में क्या होता है, जैसे ये दो सेल्स तो क्या है सेल्स, अब इन दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तो क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, लेकिन केंद्रक संलयित नहीं होते हैं। सिनसाइटिकम का मतलब क्या है कि जब दो कोशिकाएं हैं उनके कोशिका द्रव्य का तो संलयन हो जाता है, लेकिन उनके केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में एक सेल में दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और सिनसाइटिकम बहुकेंद्रक की स्थिति किसमें मिलेगी, तो इसका एग्जांपल आप याद रखना, एस्केरिस, और एक कंकाल पेशी। एस्केरिस और कंकाल पेशियों में बहुकेंद्रक की कौन सी स्थिति मिलेगी, सिनसाइटिकम। ठीक है। तो जो बहुकेंद्रक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड केंद्रक है, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, सिनोसाइटिक और सिनसाइटिकम। सिनोसाइटिकम में केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, जिससे एक सेल में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। और सिनसाइटिकम में दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तो संलयित हो जाते हैं, लेकिन केंद्रक संलयित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, सिनसाइटिकम बहुकेंद्रक किसमें मिलेंगे, एस्केरिस और कंकाल पेशियों में, और सिनोसाइटिक बहुकेंद्रक किसमें मिलेंगे, फंजाई और भ्रूणपोष। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। तो ध्यान रखना, दो या दोहरी झिल्लियां किसमें मिलेगी, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब देखो, जैसे ये अपन ने क्या बनाया, एक केंद्रक, केंद्रक में कितनी झिल्लियां, दो, और केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली से क्या जुड़ी होती है, ईआर, बाहरी झिल्ली से क्या जुड़ी होगी, ईआर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, ईआर। ये हो गई बाहरी झिल्ली। ये है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ठीक है। अब दो झिल्लियां होती हैं, उनमें दोनों झिल्लियों के मध्य क्या होता है, स्पेस, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, परिकेंद्रकीय अवकाश, परिकेंद्रकीय अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस। परिकेंद्रकीय अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, दो केंद्रक झिल्ली यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, परिकेंद्रकीय अवकाश। और अंदर बात करें तो अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य।
ठीक है। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर ऐसी बिखरी हुई धागे-नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर बिखरी हुई धागे-नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और इन धागे-नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। अब जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं। जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र। और इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र। ठीक है। केंद्रक में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, हिंदी में बोलते हैं इनको केंद्रक छिद्र। तो केंद्रक झिल्ली में जगह जगह क्या पाए जाते हैं? केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जिनका व्यास 10 से 50 नैनोमीटर होता है। केंद्रक जो छिद्र होते हैं, इन केंद्रक छिद्रों का व्यास 10 से 50 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब देखो, जो केंद्रक छिद्र होते हैं, केंद्रक छिद्र, इन केंद्रक छिद्रों को एक वलय घेरे हुए रहती है। केंद्रक छिद्रों को कौन घेरती है? वलय। इस प्रकार इन केंद्रक छिद्रों को एक वलय घेरे रहती है और इस वलय को क्या बोलते हैं? एन्युलस। एन्युलस या वलय। अब देखो, ये जो एन्युलस होती है, यदि इन एन्युलस को हटा दिया जाए तो केंद्रक छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद। तो एन्युलस का कार्य क्या है? एन्युलस केंद्रक छिद्रों को खोलकर रखने का काम करती है। केंद्रक छिद्रों को खुला रखने का काम कौन करेगी? एन्युलस या वलय। ठीक है। ये जो वलय होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी होती है। एन्युलस या वलय किसकी बनी होती है? न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है। तो ध्यान रखना, केंद्रक छिद्रों के चारों ओर प्रोटीन की एक वलय पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एन्युलस। और ये एन्युलस किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। ये केंद्रक छिद्रों को खुला रखने का काम करती है। अब देखो, ये केंद्रक छिद्र और इसके चारों ओर क्या है? वलय। यानी ये तो क्या हो गया? केंद्रक छिद्र, और ये क्या हो गई? वलय। तो दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? छिद्र संकुल। छिद्र संकुल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स। तो पोर कॉम्प्लेक्स क्या होती है? पोर कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना, एन्युलस की जो रिंग या वलय होती है और केंद्रक छिद्र होते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? छिद्र संकुल या पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो केंद्रक छिद्र प्लस एन्युलस, दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो, ये जो केंद्रक छिद्र है, इन केंद्रक छिद्रों का कार्य क्या है? तो देखो, प्रोटीन कहां बनती है? कोशिका द्रव्य में। आरएनए कहां बनता है? केंद्रक में। ठीक है।
तो इन छिद्रों के द्वारा ध्यान रखना, जो प्रोटीन होती है वो तो कोशिका द्रव्य से कहां जाएगी? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक छिद्रों के द्वारा जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन कोशिका द्रव्य से कहां जाती है? केंद्रक द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य में जो आरएनए होता है वो आरएनए केंद्रक द्रव्य से कहां आता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, दोबारा से सुनना ध्यान से। जो केंद्रक छिद्र है या न्यूक्लियर पोर है, इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा प्रोटीन तो कोशिका द्रव्य से कहां जाएगी? केंद्रक द्रव्य में। ठीक है, और आरएनए केंद्रक द्रव्य से कहां आता है? कोशिका द्रव्य में। तो केंद्रक छिद्रों के द्वारा आरएनए और प्रोटीन का स्थानांतरण होता है। प्रोटीन का स्थानांतरण कहां से कहां होगा? तो प्रोटीन का स्थानांतरण कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य की ओर होगा। और आरएनए का स्थानांतरण किधर होगा? तो आरएनए का स्थानांतरण केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य की ओर होता है। तो न्यूक्लियर जो पोर होते हैं इनके द्वारा प्रोटीन और आरएनए का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है और दोनों झिल्लियों के बीच अवकाश होता है, दोनों झिल्लियों के बीच छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर का कार्य मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन और आरएनए का स्थानांतरण। इन छिद्रों को घेरने वाली वलय है वो क्या कहलाएगी? एन्युलस। तो केंद्रक छिद्र और एन्युलस दोनों को क्या बोलते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स या छिद्र संकुल। इन छिद्र संकुल या पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटीन और आरएनए का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक में अपन ने केंद्रक झिल्ली के बारे में बात की। अब देखो, अब अपन देखेंगे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ये न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। दो प्रकार की संरचनाएं कौन सी? एक तो आपको इसमें मिलेगी केंद्रिका और एक मिलेगा इसमें क्रोमेटिन। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य के अंदर एक तो क्या मिलेगी आपको? केंद्रिका, और एक क्या मिलेगा इसमें? क्रोमेटिन। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन केंद्रिका की। तो इस केंद्रिका की खोज की बात करें तो खोज तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज किसने की थी? फोंटाना ने। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जो केंद्रिका है ये झिल्ली रहित होती है। केंद्रिका कैसी होती है? झिल्ली रहित, यानी इसके ऊपर झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। पीछे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा दो कोशिकांग और हैं जिनमें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती। कौन कौन से हैं वो? तो एक तो है राइबोसोम और एक है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइबोसोम, सेंट्रियोल और केंद्रिका, जिनमें झिल्ली का क्या होगा? अभाव। ठीक है, तो केंद्रिका कैसी होती है? झिल्ली रहित होती है। ठीक है, अब देखो ये जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका का कार्य क्या है? केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, केंद्रिका से आरएनए का संश्लेषण
संश्लेषण होता है। केंद्रिका से किसका निर्माण होगा? आरएनए का। ठीक है, और ये आरएनए ही क्या बनाता है? राइबोसोम। आरएनए से क्या बनेगा? राइबोसोम। ठीक है, तो आरएनए का निर्माण किससे होगा? केंद्रिका से। और आरएनए से किसका निर्माण होगा? राइबोसोम का निर्माण होगा। तो राइबोसोम का निर्माण किससे होगा? केंद्रिका से। ठीक है, इसीलिए इस केंद्रिका को क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलेंगे? केंद्रिका को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि केंद्रिका का निर्माण कहां होगा? राइबोसोम का निर्माण कहां होगा? केंद्रिका में। क्लियर बात? तो केंद्रिका की खोज तो फोंटाना ने की थी। झिल्ली रहित होती है, कार्य है आरएनए या राइबोसोम का निर्माण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। एक चीज का और ध्यान रखना, सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली, सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में केंद्रिका की संख्या अधिक होती है। ठीक है, सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाले कोशिकाओं में केंद्रिकाओं की संख्या क्या होगी? अधिक है। ठीक है, ये अपन ने बात की किसकी? केंद्रिका की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे। हाँ, अब देखो, केंद्रक द्रव्य में दो संरचनाएं बताई आपको, एक केंद्रिका और एक क्रोमेटिन। केंद्रिका के बारे में अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ठीक है, तो देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी? केंद्रक की। सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, तो देखो ये है केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य के अंदर धागे नुमा बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य के अंदर धागे नुमा बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। इन धागे नुमा बिखरी हुई संरचनाओं को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, बिखरी हुई धागे नुमा संरचनाओं को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन रेस। यानी क्रोमेटिन किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्रोमेटिन को क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन रेस। तो केंद्रक द्रव्य के अंदर बिखरी हुई संरचनाएं जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन रेसे या क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन या न्यूक्लियोप्रोटीन रेसे हैं, ये किससे बने होते हैं? तो ध्यान रखना, क्रोमेटिन रासायनिक रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने
डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टोन प्रोटीन, एक तो होगी हिस्टोन प्रोटीन, और एक होगी नॉन हिस्टोन या गैर हिस्टोन प्रोटीन, गैर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ध्यान रखना क्रोमेटिन किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। प्रोटीन दो प्रकार की, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब यदि इनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा के आधार पर ध्यान रखना, इस क्रोमेटिन में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद मिलेगा डीएनए और सबसे कम मिलेगा आरएनए। ये इसका क्रम है। क्रोमेटिन में सबसे ज्यादा प्रोटीन, फिर डीएनए और उसके बाद आरएनए। ठीक है, अब देखो एक शब्द सुना आपने क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो देखो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम देखते हैं। ये इधर मैंने लिख दिया क्रोमेटिन और इधर लिख दिया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो देखो यदि रासायनिक संरचना के आधार पर अपन बात करें तो रासायनिक रूप से क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही है। रासायनिक रूप से क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही है। एक ही मतलब जो क्रोमेटिन है किससे मिलकर बना है? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी किससे मिलकर बने हैं? तो ध्यान रखना क्रोमोसोम भी प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर के बनते हैं। प्रोटीन, डीएनए व आरएनए, मतलब रासायनिक रूप से दोनों एक ही हैं। रासायनिक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया जो क्रोमेटिन है ये केंद्रक के अंदर बिखरे हुए होते हैं, असंगठित होते हैं। क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य के अंदर बिखरे हुए असंगठित होते हैं। और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन का संगठित रूप। क्रोमेटिन का संगठित रूप क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। तो देखो इस क्रोमेटिन में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में बिखरे रहते हैं या असंगठित रहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए केंद्रक द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन का संगठित रूप है। क्रोमेटिन का संगठित रूप है। ये इसमें क्या है? मुख्य अंतर। ठीक है, रासायनिक रूप से क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही हैं, लेकिन क्रोमेटिन है कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन का संगठित रूप है। क्रोमेटिन का
संघनित रूप है। ठीक है, ये मैंने आपको अंतर बता दिया है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में, क्या दोनों में समानता है, क्या अंतर है। ठीक है, तो अपन ने केंद्रक झिल्ली की बात की, केंद्रिका की बात की और क्रोमेटिन की बात की। अब इसके बाद अपन अगली क्लास में गुणसूत्र की संरचना और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।